स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होम्योस्टेसिस। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना है कि होम्योस्टेसिस का जो मतलब है ये क्या है। जब आप इसके लफ्ज को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस चैप्टर को समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योस्टेसिस बुनियादी तौर पर दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, होम्यो और स्टेसिस। ठीक है, होम्यो का क्या मतलब हुआ? स्टेबल। और स्टेसिस का क्या मतलब हुआ? फेज। तो इस लफ्ज का कुल मिला के जो मतलब बना वो है स्टेबल फेज। आखिर ये स्टेबल फेज हम यहां पर क्यों बोल रहे हैं? हमें पता है कि जानदार जो है ये हमेशा अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मुतासिर होते हैं। अगर बाहर कोई भी माहौल में चेंज आ जाए तो जानदार हमेशा अपने आप को उस चेंज के अगेंस्ट स्टेबल रखना चाहते हैं। जानदार हमेशा अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो उनके अजसाम के अंदर का माहौल है, उसे जो है वो स्टेबल रखना चाहते हैं। बेशक माहौल में जो भी चेंज आ रहा है, जिस किस्म की भी तब्दीलियां आ रही हैं, उन तब्दीलियों के बावजूद जानदार अपने अजसाम में, अपने अजसाम के अंदर मौजूद इन्वायरमेंट को जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ रखते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। तो ये मतलब है जी होम्योस्टेसिस का। यानी कि जानदार बैरूनी माहौल में तब्दीली के बावजूद अपने अंदरूनी माहौल को मेंटेन रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है, अच्छा, अब होम्योस्टेसिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो जो बात पहले मैंने आपको बताई है कि जानदार जो है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। यानी कि बैरूनी माहौल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और वो चेंजेस जो हैं जानदारों के अंदरूनी अजसाम के लिए ठीक नहीं है, नुकसानदेह हैं। तो जानदार क्या करते हैं कि वो अपने बैरूनी माहौल में होने वाली चेंजेस के अगेंस्ट अंदरूनी माहौल को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बावजूद जानदार अपने अंदरूनी माहौल को जो बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये है जी बुनियादी कॉन्सेप्ट होम्योस्टेसिस का। यानी कुल मिला के अगर इसको समराइज किया जाए तो मैं आपको यूं कहूंगा कि देखिए, जानदार जो हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनके अजसाम का जो माहौल है, इनके सेल्स का जो माहौल है वो स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। थोड़ी सी भी चेंज आने से वो माहौल, वो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। तो जानदार नहीं चाहते कि उनके अंदरूनी माहौल की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया जाए। वो जिस तरह बने हैं वो अपने आप को उसी तरह ही रखना चाहते हैं। माहौल हमेशा उनके इंटरनल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, हमेशा उनके इंटरनल इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, लेकिन जानदार हमेशा उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बावजूद अपने अंदरूनी माहौल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बार बार हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट। अब हम इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और इंटरनल इन्वायरमेंट है ये हमेशा एक दूसरे को मुतासिर करते हैं जानदारों के अंदर। ठीक है, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? टेम्परेचर आ जाता है, एयर आ जाती है और ह्यूमिडिटी आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपने रूम में बैठे हैं, आपके रूम का एक खास टेम्परेचर है, आपके रूम में एयर है और ह्यूमिडिटी लेवल है। जैसे ही आपके रूम का जो टेम्परेचर है, आजकल गर्मियां हैं, लेट्स सपोज कि वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो आपको गर्मी महसूस होगी, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, यानी आपके जिस्म से पानी लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी आपके बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा कि फौरी तौर पर आपके जिस्म में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ऑन हो जाएगा और पानी को बचाएगा। ठीक है, इसी तरह एयर है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, उसकी मकदार में कमी, ठीक है, या ज्यादती जो है
हमारे बॉडी फ्लूइड्स को, सेल्स को डिस्टर्ब करेगी, ह्यूमिडिटी भी। तो इस तरह जब भी बैरूनी माहौल में कोई चेंज आता है, तब्दीली आती है, तो हमारा अंदरूनी माहौल जो है मुतासिर होता है, हमारे बॉडी फ्लूइड्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारे सेल्स का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। तो जानदार क्या करते हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को यानी बॉडी फ्लूइड्स को और सेल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट को, सेल्स को जो है बचा के रखते हैं, स्टेबल रखते हैं इन तब्दीलियों के बावजूद। ठीक है, तो इस तरह से बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियां जो हैं जानदारों के अंदरूनी माहौल को मुतासर करती हैं और जानदार किसी तरह भी उन तब्दीलियों के अगेंस्ट जो है अपने आप को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब देखिए जानदार जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, जानदार सेल से मिलकर बने हुए हैं। उनके सेल्स के अंदर तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज वाटर, स्ल्यूड और टेम्परेचर। वाटर, स्ल्यूड और टेम्परेचर। अब सेल्स के अंदर पानी, स्ल्यूड और टेम्परेचर एक स्टेबल फेज में मौजूद हैं। ठीक है, ये स्टेबिलिटी जानदारों को एक्टिव रखती है, जानदार जो है इससे एक्टिव रहते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है, हेल्दी रहते हैं। लेकिन जैसे ही सेल्स के अंदर पानी का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, स्ल्यूड का लेवल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है सेल्स प्रॉपर काम नहीं कर सकता, फिर सेल्स के अंदर जो होने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सेल्स का जो माहौल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी बेटा बाहर माहौल में कुछ चेंज आता है, ठीक है, तो वो सेल्स के अंदर मौजूद पानी, सल्यूट और टेम्परेचर को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। तो सेल्स क्या करते हैं, सेल्स उस पानी के लेवल को, सल्यूट को, टेम्परेचर को फौरी तौर पर स्टेबल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो किसी तरह भी इन तीन चीजों को स्टेबिलिटी की तरफ लेके आना चाहते हैं। ठीक है, अब जब वो इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके आएंगे तो जो भी वो मैकेनिज्म यूज करेंगे, ठीक है, वो आगे चल के हम देखेंगे कि वो कौन कौन से मैकेनिज्म यूज करेंगे इन चीजों को बचाने के लिए। ठीक है, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो इसको बचाना यानी इसको मेंटेन रखना, इसको इसको स्टेबल रखना ही होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो मेन चीजें जो अफेक्ट होती हैं बैरूनी माहौल में तब्दीलियों के बावजूद, जैसे ही बैरूनी माहौल में कोई चेंज आता है तो सेल्स के अंदर ये तीन चीजें जो है बुरी तरह से मुतासिर होती हैं। ठीक है, अब सेल्स जो हैं जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि स्ल्यूड को, पानी को और टेम्परेचर को किस मैकेनिज्म्स के तहत जो है वो स्टेबल रखते हैं। होम्योस्टेसिस के आखिर वो कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जिसकी वजह से जानदार जो हैं, ठीक है, अपने सेल्स में मौजूद पानी, स्ल्यूड और टेम्परेचर को स्टेबल रखते हैं। जी, तो देयर आर थ्री mechanisms of homeostasis. Okay, first one is osmoregulation, second is excretion and thermoregulation. Okay, अब osmoregulation, excretion और thermoregulation हम इनको डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि osmoregulation जो है ये किस किस्म का मैकेनिज्म है, किस तरह से जानदार जो है ऑस्मोरेगुलेशन जैसे मैकेनिज्म को यूज करते हैं, किस तरह से एक्सक्रीशन को और किस तरह से थर्मोरेगुलेशन को। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको देख लिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चले अब आते हैं हम ऑस्मोरेगुलेशन की तरफ। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, इसको अच्छे तरीके से समझे बेटा। बात हो रही थी कि जानदारों के सेल्स के अंदर पानी और सल्यूट, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी और सल्यूट। ये दो चीजें जानदारों के सेल्स के अंदर नहायत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सेल्स जब अपने अंदर पानी और सल्यूट के लेवल को मेंटेन रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, ठीक है, तो इसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। यानी आप ऑस्मोरेगुलेशन का फिनोमिना जो है मैकेनिज्म किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लागू कर सकते हैं क्योंकि जानदार या इंडिविजुअल सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप यूं कह सकते हैं कि कोई भी जानदार, कोई भी जानवर, कोई भी पौधा, कोई भी सेल्स जब अपने जिस्म के अंदर पानी और साल्ट की मिकदार को स्टेबल रखे, ठीक है, इनको स्टेबल रखे, अगर पानी ज्यादा हो गया है तो इसको लेवल पे लेके आना, अगर कम हो गया तो फिर इसको लेवल पे लेके आना, अगर सल्यूट ज्यादा हो गया है तो इसको लेवल पे लेके आना, अगर सल्यूट कम हो गया तो फिर इसको लेवल पे लेके आना। तो यानी कि वो अपने जिस्म के अंदर, अपने सेल्स के अंदर पानी और सल्यूट के लेवल को मुसलसल
बैलेंस में रखने की कोशिश करता है, हर टाइम